नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ डिवाइन फेमिनिन, मैस्कुलिन और कार्मिक एनर्जीज के बारे में। तो बेसिकली मुझे ये बताया गया है कि जो कार्मिक है वो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्यों आती है। हर डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कार्मिक एनर्जी आती है, मैस्कुलिन की लाइफ में भी आती है ऑफ कोर्स, बट उनका अपना डायनामिक है। बट इस चैनलिंग में मैं डिवाइन फेमिनिन, कार्मिक और मैस्कुलिन के बारे में बात करने वाली हूँ। सो बेसिकली कार्मिक जो भी है वो एक मटेरियलिस्टिक रियलिटी से कनेक्टेड है, संसारिक वर्ल्ड से कनेक्टेड है, वर्ल्डली वर्ल्ड से कनेक्टेड है। उसके पास सिर्फ डीएम की बॉडी है, डीएम की बॉडी, फिजिकल प्रेजेंस। फॉर वट एवर रीज़न डिवाइन मैस्कुलिन उस वक्त ऑब्वियसली पूरी तरह से हील नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, प्रोग्रामिंग है, या फिर इन सिंपल वर्ड्स प्रारब्ध है। लिखा हुआ है सही, कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है, इंसल्टेड फील होने की बात ही नहीं है। इफ़ यू रियली लव समवन, ऐसा कहते हैं कि अगर हम वाकई में किसी से बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, तो हम उसको जाने देते हैं, उसको जहाँ जाना है जाओ, ऐसा कहते हैं। इफ़ यू लव अ बर्ड, उसको जाने दो, उसको उड़ने दो। अगर वो आपसे प्यार करती होगी, बर्ड आपकी होगी, वो खुद उड़ के आपके पास आ सकती, इतनी कैपेबल है, विंग्स होते हैं। तो मैस्कुलिन को भी ये फ्रीडम देनी होती है कि उसको जो चीज़ अच्छी लगे, अगर उसको किसी चीज़ को करके खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, जॉय मिल रहा है, तो उसको वो जाने दो, वहाँ पे उसको करने दो। You know, that is true love. True love is not about possession. True love is not about कि यार मेरा ही होए बस। अगर उस सिचुएशन में, उस कंडीशनिंग में, उस प्रोग्रामिंग में मैस्कुलिन ऐसे नहीं कर पा रहा, तो फेमिनिन दिल पे पत्थर रख के, मुझे दिखाया जा रहा है, दिल पे पत्थर रख के प्योर हार्ट के साथ मैस्कुलिन को जाने देती है कार्मिक के पास। ऐसा भी मुझे बताया जा रहा है कि कार्मिक की जो अथॉरिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी। लेकिन फेमिनिन ने इतना इनर वर्क किया है, इतना टाइम दिया है खुद को, कि फेमिनिन इज गोना गेट हार्ट ब्रोकन, feminine is gonna feel hurt, rejected, will be in waiting energies, but feminine will learn eventually how to balance it out, everything. और ये जो 6 of Cups है, masculine can never forget the feminine, because feminine ही उसका heart है और उसका soul है, जो उसका heart चक्र है, that's connected with feminine. और on some levels एट सम पॉइंट उन दोनों का सेक्रल चक्र भी कनेक्टेड है काफ़ी स्ट्रांगली। सो आई एम बीइंग टोल्ड कि द कार्मिक विल ओनली गेट द डीएम्स बॉडी, बट उसका माइंड, उसका सोल, उसका जॉय, उसका सब कुछ फेमिनिन के पास ही हमेशा रहता है। कार्मिक बहुत ट्राई करती है। देखिए, शुरू में कार्मिक जीतती है, ऐसी बात नहीं है। शुरू में कार्मिक विंस, इट फील्स लाइक ये जो जजमेंट हो रही है ये कार्मिक के फेवर में हो रही है, बट नहीं। रियल जस्टिस इज टू गिव यूनियन टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, अ प्रॉपर यूनियन, अ रियल यूनियन, एन एक्चुअल यूनियन, जो यूनियन विद इन है। तो हम यहाँ पे कार्मिक को बुरा या अच्छा नहीं कहते हैं, बिकॉज बुरा अच्छा वैसे भी कुछ नहीं है। डुअलिटी में सब कुछ बुरा अच्छा होता है, यूनियन में और सिंगुलैरिटी में देयर इज नो गुड एंड बैड। We don't judge the karmic, we don't judge anyone, we don't judge the masculine for not being able to choose, and we don't judge the feminine for not having the authority, not saying you know what, this is my love, because उनका वो प्लान ही नहीं है, उनका वो पाथ ही नहीं है। फेमिनिन का पाथ है सैक्रिफाइस करना, टू लेट इट गो। मैस्कुलिन का पाथ है कन्फ्यूजन में आके कार्मिक को चूज़ करना, या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी बनती है, उसकी कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो है वो ऐसा बनता है कि वो फेमिनिन को चाहते हुए भी चूज़ नहीं कर सकता। वो कोई बुरा या अच्छा नहीं है, ना फेमिनिन को बुरा अच्छा दिखा है, बट डिवाइन पाथ में तो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन है। कार्मिक का पाथ अलग है। कार्मिक को इन्हीं तरीक़ों से सीखना है। कार्मिक को इवेंचुअली रियलाइज़ होता है कि मैंने इस इंसान को हासिल तो कर लिया फिजिकल रियलिटी में, वर्ल्डली रियलिटी में, बट उसका जो मन है, उसका जो प्रेम है, उसके जो भाव हैं, उसके जो इमोशंस हैं, वो फेमिनिन के साथ ही हैं। वो एक्चुअली में फेमिनिन के साथ ऑलरेडी यूनियन में था, वो मैरिड था उसके साथ, मेंटली उसकी मैरिज हो चुकी है, मेंटली वो दोनों एक दूसरे के साथ थे पहले ही। लेकिन जो भी हुआ,
बहुत जल्दी हुआ, अचानक से हुआ, and they were not able to really decide. And karmic came in with very fresh energy at that point in time. Page of Wands. तो दोस्तों, पेज ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जिसकी ज़रूरत डिवाइन फेमिनिन को भी होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति से काम नहीं चलेगा। अगर आप प्लैनेट अर्थ पे हो तो आपको यिन यांग को समझना है, और यिन यांग का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही चीज़ करो तो सही है। आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी जाना पड़ेगा अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो। आपको रिसोर्स जनरेशन के बारे में भी सीखना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ें लाइफ में करनी पड़ेंगी जो कि इस प्लैनेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस में भी आ सकते हो। तो यू कैन डू थिंग्स इन अ बैलेंस्ड फॉर्मेट, और बैलेंस्ड फॉर्मेट में जब हम आते हैं तो हम उस कार्मिक को गलत नहीं कहते जो हमारी लाइफ में एक सर्टन टाइप की एनर्जी लेके आई है या आया है। तो सबसे पहले तो ईगो डेथ होती है मैस्कुलिन और फेमिनिन की बिकॉज ऑफ कार्मिक। जब कार्मिक मैस्कुलिन की लाइफ में आएगी, आप ऑपोजिट पोलैरिटी में लोगे तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगा ये। जिस भी कपल में मदर इशू ज़्यादा है, यानी कि नार्सिसिस्टिक मदर ने अपब्रिंगिंग करी है आपके काउंटर पार्ट की, सो ये आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या हो। अगर आप मैस्कुलिन हो और आप ये चैनलिंग मेरी देख रहे हो, डाउनलोड देख रहे हो, तो आपके अगेंस्ट खड़ा होगा एक डिस्टॉर्टेड फादर इन लॉ एनर्जी वाला बंदा। तो हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जो नार्सिसिस्टिक मदर एनर्जी है वो MIL के रूप में आएगी, या वो आपकी पोटेंशियल मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर वो आपकी एक्चुअल मदर इन लॉ भी हो सकती है, या फिर आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का हो सकता है कि लिटरली आपकी इंगेजमेंट हो जाती है, या लिटरली आप इंसान को पूरा टोटली कमिट कर देते हो। लेकिन ये मदर इन लॉ नहीं होती, एक मॉन्स्टर इन लॉ होती है, एक डीमन होती है, या फिर ये औरत ऐसी होती है जो पोजेस्ड होती है डीमन से। ना ये अपने बच्चों को कभी सही शिक्षा देती है, ना इसको कोई ऐसा इंसान कभी भी पसंद आएगा अपने बच्चों के पास आसपास जिसमें डिवाइन एनर्जी हो, क्योंकि डिवाइन एनर्जी वाले लोग मटीरियलिस्टिक नहीं होते हैं और लालची नहीं होते हैं और ज़्यादा सोसाइटल भी नहीं होते हैं। मतलब वो सोसाइटल चीज़ों के पीछे इतना पड़ते नहीं हैं, उनको कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मनी, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो इस चीज़ को तो ध्यान देते हैं कि भाई वो किसी ऐसे इंसान के साथ ना रहें जिसके प्रति उसको ट्रू अट्रैक्शन ना हो या फिर ट्रू लव ना हो। तो वो चॉइसेस तो सोच समझ के ही करते हैं उस वक्त। लेकिन ये जो मॉन्स्टर इन लॉ, डीमन इन लॉ एनर्जी है, ये बेसिकली पूरी कोशिश करेगी लाइक अ थर्ड पार्टी ब्लॉक, या फिर अगर फ्लाइंग मंकीज़ होंगे यानी कि उस इंसान के सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे डिवाइन फेमिनिन को टॉर्चर करने की, इमोशनल अत्याचार करने की, और उसके अगेंस्ट एक दीवार की तरह खड़े होने की। बिकॉज डिवाइन फेमिनिन की जो लाइट है वो इस डीमन मदर इन लॉ के अंदर जो डार्कनेस है या जो ईवल है उसको ट्रिगर करेगी। लेकिन अगर आप एक मैस्कुलिन हो और आप इस कंटेंट को देख रहे हो, इस चैनलिंग को देख रहे हो, तो आपके अगेंस्ट फादर इन लॉ, पोटेंशियल फादर इन लॉ, या फिर एक ऐसे बंदे की एनर्जी आ जाएगी जो कि अपनी बेटी के लिए मतलब कि इतना टॉक्सिक लेवल पे प्रोटेक्टिव है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की लाइफ में एक ऐसा इंसान आ जाए जो इनर वर्क करता है, या जो सोर्स को मानता है, या फिर जो ऑनेस्ट है और जेन्युइन है। जेन्युइन तो उसको पसंद ही नहीं है ना, क्योंकि जो जेन्युइन होगा तो फिर उसकी नज़र में वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो पैसों के लिए गलत काम नहीं करेगा और वो उतना ही अपने पास रखना चाहेगा जो उसको अच्छा लगेगा, जो उसके लिए ज़रूरी है। बट ये लालची लोग जो होते हैं, जो संसारिक लेवल पे बहुत ग्रीडी होते हैं, इनको तो ये बात हजम ही नहीं होती है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि आप हो और आपके सामने आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो उनके चारों तरफ ऐसी ये एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टी ब्लॉक्स जो क्रिएट कर रहे हैं, और जो क्रिएट कर रहे हैं फ्लाइंग मंकीज की एनर्जी, प्रॉक्सी नार्क्स की एनर्जी, कि भैया अगर नार्क अराउंड नहीं है, जो कोल्ड ब्लडेड हेड ऑफ द फैमिली नार्क है, तो ये प्रॉक्सी वाले उसका काम करेंगे पीछे से। लेकिन ये सब आपके साथ इसलिए भी हो रहा है माय डियर, क्योंकि आपके भी सराउंडिंग में ये एनर्जी है जिसका कि हील होना ज़रूरी है।
तो अब कार्मिक को क्या है, कार्मिक के साथ मैं बताती हूँ। नंबर 1, कार्मिक की जो एंट्री होती है वो इन अ वे सडन होती है। वैसे तो रनर चेजर डायनामिक में हमेशा प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन को हमेशा रहता है कि हम एक दूसरे के प्रति कमिटेड हैं, लॉयल हैं, या चाहे जितनी भी इरिटेशन हो जाए, ठीक है हम इधर उधर भी चले जाएं, लोगों से बात भी कर लें, लेकिन वी आर मेड फॉर ईच अदर। बट कार्मिक बहुत ही जल्दी इस चीज़ को बदल सकती है या सकता है, क्योंकि दे कैन क्रिएट दैट रिफ्ट एंड एकदम से दे कैन स्कूप आउट दिस स्पेसिफिक पर्सन। कार्मिक को ये नहीं पता होता कि इनर वर्क से भी आप अपनी एनर्जी को सही कर सकते हो या हील कर सकते हो। फॉर कार्मिक हर चीज़ को बस हासिल करना है, पोजेस करना है, और उसके अंदर कोई सैक्रिफाइसिंग नेचर नहीं होना कभी भी, क्योंकि सैक्रिफाइस वो करते हैं जिनकी बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। क्योंकि सैक्रिफाइस करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का फेथ चाहिए। अगर बंदा चिड़चिड़ कर रहा है, इरिटेटेड है, तो उसके पीछे नहीं जाना, उसको लेट इट बी, उसको अपनी दुनिया में रहने दो, उसे स्पेस दो। तो धीरे धीरे ही फेमिनिन और मैस्कुलिन को ये सीखने को मिलता है। ये तो कार्मिक इज़ दैट एनर्जी, कार्मिक इज़ द पर्सन जिसकी वजह से ये होता है। क्योंकि कार्मिक ने ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहना है, कार्मिक ने जाना ही है, चाहे फिर वो कार्मिक जॉब हो या वो कार्मिक पर्सन हो। वो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यार बड़े लंबे टाइम के लिए हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। कभी ना कभी उनको जाना है। जैसे जैसे इनर वर्क कंप्लीट होता जाएगा, कार्मिक की एनर्जी कम होती जाएगी। और इस चैनलिंग में मुझे ये बताया जा रहा है कि कार्मिक को कुछ समय के लिए ये ज़रूर लगता है कि मुझे ये व्यक्ति, ये स्पेसिफिक पर्सन मिल गया है, और ये जो है अब वाओ मेरी चीज़ हो गई, ये तो अब मैंने इसको फ्लॉन्ट करना है, मैंने इसको ये करना है, वो करना है, ये मेरी जीत हुई। लेकिन आप जीतोगे कैसे? जीतोगे कैसे जब कोई इंसान किसी और को अपने मन में जगह देके बैठा है, किसी और को उसने अपना सब कुछ मान लिया है, सब कुछ बना लिया है। हो सकता है कि बाद में उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होए, या मैंने जल्दबाजी में, या मैंने ज़्यादा नेगेटिव होके, या मैंने अपनी टॉक्सिक पेरेंट्स की बातें मान के, जो भी ज़्यादा टॉक्सिक है उसमें मेल या फीमेल, मदर या फादर, ऑपोजिट साइड में और ऑपोजिट पोलैरिटी में भी, तो वो सोचते होंगे कि मैंने इनकी बातें क्यों मानी। धीरे धीरे ही मैस्कुलिन को जितना ज़्यादा रिग्रेट होता है, उतना ज़्यादा इनर वर्क के बारे में पता चलता है। मैस्कुलिन की यही तपस्या है कि उसको कार्मिक के थ्रू इतना पेन मिलता है, इतना टॉर्चर मिलता है, इतना इमोशनल केओस, इतना कन्फ्यूजन मिलता है कि उसको धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि माय फेमिनिन और माय मैस्कुलिन जो भी होता है जेंडर के हिसाब से, वही मेरे लिए बेस्ट पर्सन या बेस्ट पर्सनालिटी था या थी। वाई द हेल, मैंने क्यों पेशेंस नहीं रखी, मैंने क्यों धैर्य नहीं रखा, मैंने क्यों संयम नहीं रखा, मैंने क्यों उस इंसान को और अपने आप को समय नहीं दिया, मैं क्यों इतना ज़्यादा सांसारिक बातों में फंस गया या फंस गई। वो यही सब सोचते रहते हैं ऑल थ्रू आउट द टाइम दे स्पेंड विद कार्मिक पर्सन। कार्मिक रिलेशनशिप में उनको खरीदा जाता है, लिटरली यही उन्हें फील होता है। और कार्मिक का जो नेचर होता है वो उनके उस टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट से इतना ज़्यादा मिलता है जुलता है। अगर मान लो एक लड़का है और उसकी बहुत ही चुड़ैल टाइप टॉक्सिक माँ है और आप उसकी लाइफ में हो, तो वो लड़की को यानी कि आपको, डिवाइन फेमिनिन को इतना कैरेक्टर असैसिनेट करेगी उसका। खुद भले ही अपनी जवानी में, अपनी उम्र में बहुत गुल खिलाए होंगे, इस मॉन्स्टर इन लॉ ने, डीमन इन लॉ ने चीट किया होगा, झूठ बोला होगा, सारे पाप किए होंगे और अभी भी कर रही होगी, लेकिन उससे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती, उसकी गुडनेस, उसकी काइंडनेस, उसका ब्यूटीफुल नेचर, प्योर हार्ट बर्दाश्त नहीं होता। तो वो पूरा टाइम उसको कैरेक्टर असैसिनेट करेगी। पर जब वही चीज़ें या उससे भी वर्स्ट चीज़ें कार्मिक करेगी, तब कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होगा, तब तो वो पूजा की थाली ले आएगी, तब तो वो उसे देवी करार देगी। तो डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लिटरली ऑलमोस्ट एंड पे जाके, आखिर में जाके उसके साथ ये बिट्रेयल होता है, जबकि वो इतनी थक गई है, वुंडेड है, परेशान है, उसके बाद ये होता है। सेम विद मेल पर्सन। तो अगर आप मेल हो तो मैं एग्जांपल एक और दे रही हूँ, उसके बाद तो ये अंडरस्टूड ही हो जाएगा इस कलेक्टिव रीडिंग में मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आप मेल हो और आपका टॉक्सिक फादर इन लॉ है, पोटेंशियल या फिर एक्चुअल, तो ये जो आदमी है ना, ये अपनी बेटी को पापा की परी बना के रखता है, ठीक है। जैसे मामाज बॉय है वैसे पापा की परी है। तो ये
अपनी बेटी को एकदम ही कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है उसको, हमेशा अपनी बेटी के माइंड में नेगेटिव सीड्स डालता है, नेगेटिव थॉट्स डालता रहता है। तो कई दफ़े कार्मिक जब लाइफ में आते हैं लोगों के, तो उनको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ है, मतलब उनको चूज़ तो डिवाइन काउंटर पार्ट को करना था अपने, लेकिन चूज़ कर लिया उन्होंने कार्मिक को। जो चूज़ करता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको लगता है कि ये बिल्कुल मेरे टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक फादर या मदर की तरह है। ऐसा लगता है कि उनका रिलेशनशिप अपने ही माँ या अपने ही बाप के साथ चल रहा है इस वक्त, मतलब कि उस टाइप के इंसान के साथ। तो उनको वो चीज़ बहुत हर्ट करती है कि यार मैंने सही व्यक्ति को लात मार के, झूठ बोल के, धोखा दे के, व्हाटएवर करके, स्कैम करके क्यों किया। मुझे तो उस टाइम सिर्फ रिड करना था अपने आप को उस इंसान से। एट दैट पॉइंट इन टाइम दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग, दैट आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, so I will do it by hook or by crook। मगर जब उनकी लाइफ में वो खूबसूरत कार्मिक डिवाइन काउंटर पार्ट का इल्यूजन लेके प्रेजेंट हो जाते हैं, और उसके बाद जो वो खेल खेलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो उनकी नार्सिसिस्टिक मदर या फादर का जो भी एनर्जी है, वही एनर्जीज कार्मिक में है। मतलब वो सब साथ में हो जाएंगे। जो गैंगिंग अप आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने फील की होती है ना, जब तक आपकी लाइफ में वो होते हैं और वो आपको बार बार बता रहे हैं, मतलब आप एज इन जिसके साथ भी हो रहा है, व्हेन दैट पर्सन फील्स बार बार उस व्यक्ति ने मुझे बोला था कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मुझे मलाइन करते हैं, मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, अकेले में मुझे ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, जो भी। तो उस टाइम पे उसको समझ नहीं आता। पर जब कार्मिक के साथ मिल के खुद के ही माता पिता इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं जस्ट टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट। पहले तो उनको लगता है कि यार मुझे किसी भी हालत में अपनी औलाद को कंट्रोल और मैनिपुलेट करना है, लेकिन जब कार्मिक उन्हीं के पीछे पड़ जाए, फिर होता है असली मज़ा, असली एंटरटेनमेंट तो फिर होएगा। कि पहले तो ये कार्मिक के साथ मिलके कार्मिक को सब बता देंगे, सारी वीकनेसेस। इतना कार्मिक पे ट्रस्ट, इतना अंधा ट्रस्ट, ये उनका भी टेस्ट है, उनको भी तो सुधारना है। ये जो डीमंस उन्होंने अपने अंदर डाले में, जो पोजेस्ड लोग होते हैं ना, उनको अपने ही डीमंस ऐसे ही पता चलते हैं जब किसी और के खतरनाक डीमंस उनको अटैक करते हैं। तब उनको पता चलता है कि मेरे लाइफ में पहले ही एक इतना अमेजिंग इंसान आया था या आई थी, इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ, या फिर इफ़ नॉट पोटेंशियल एक्चुअल, जो उन्होंने अलग करवा दिया, सेपरेट करवा दिया, डिवोर्स करवा दिया, सब कुछ कोशिश करी सारी गाने की अपनी ज़िंदगी से। तो बाद में पता चलता है कि भाई उसकी जगह पे जिसको लेकर आए हो ना, वो तो तुम्हारा भी 10 गुना 20 गुना तुमसे भी आगे है टॉक्सिसिटी में, मॉनिक हरकतों में, नेगेटिविटी में। क्या करोगे? अब तो फंस जाएंगे फिर वो लोग। तो मैस्कुलिन को और फेमिनिन को, यानी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को कार्मिक एनर्जी से जूझते वक्त ही रियलाइज होता है कि उनका सिर्फ शरीर है कार्मिक के पास, लेकिन जो उनका मन है, जो उनकी सोल है, वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने मैस्कुलिन या अपने फेमिनिन के पास है और हमेशा रहेगी। वापस जाने के लिए तो बहुत डीप इनर वर्क करना पड़ता है। ये प्यार की ही ताकत होती है, प्यार की ही शक्ति होती है जो उनसे इनर वर्क करवाती है, उनको रियलाइजेशन करवाती है, और आगे जाके उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि वाकई में हासिल करना प्यार करना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को हासिल किया नहीं होता ना, पहले तो छोड़ दिया होता है, रनिंग अवे कर ली होती है। बाद भी इतने सालों तक प्यार सलामत है, प्यार बरकरार है। अच्छा, कई लोग बहुत मेच्योर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फॉरगिव कर लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सेटल डाउन कर लेते हैं, कहीं और किसी और के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन मन ही मन हमेशा वेल विशर रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, उनका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाता है। तो उनको लगता है कि देखो, जो हो गया सो हो गया, जो पास्ट में है वो पास्ट में है। तो वो जब इतने अच्छे वेल विशर बन के अपने उस रिलेशनशिप के लिए जब थैंकफुल फील करते हैं, या उसके लिए विश करते हैं, या उसके लिए अच्छा बोलते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ये नहीं कहते कि यार ये जो बैड एक्सपीरियंस था ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है। जो बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं उनको भी वो ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और वो रियलाइज़ करते हैं कि ठीक है, यही
करने में आया था या आई थी, इट्स ओके, आई मेट सम पीपल इन द जर्नी, मतलब ठीक है, इट डिड नॉट वर्क आउट विद देम, इट वाज नॉट सो पॉजिटिव, थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा थी, कोई बात नहीं। आज मैं जो भी हूँ उसी एक्सपीरियंसेस के वजह से हूँ। और ये तभी होता है जब आप फाइनली सरेंडर करते हो। तो सरेंडर जब आदमी करता है ना, तो पहले तो वो दूसरों में ये सारी प्रॉब्लम्स देखता है, टॉक्सिक MIL में या टॉक्सिक FIL में, या प्रॉक्सी सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉज में, या फिर पोटेंशियल SIL और BIL में, या दूसरे कोई कज़न्स वज़न्स जो भी हैं उनमें देखता है। बट बाद में जब अपनी हीलिंग होती है तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ ऑपोजिट पोलैरिटी थी। मतलब जो मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट थे, पोटेंशियल या फिर प्रॉबेबल या फिर ऑफ कोर्स हो गए, मतलब सेपरेशन में चले गए, तो वो तो मुझे सिर्फ एक शीशा दिखा रहे थे। हीलिंग तो मुझे मेरे ही सराउंडिंग्स में करनी थी, मेरे ही आसपास करनी थी, सबको जैसे हैं एक्सेप्ट करना ही था। पर मैंने तब नहीं किया, या तब मेरा वो लेवल नहीं था माइंड का, तो मुझे वही चीज़ एक्सटर्नली फिज़िकली टेंजिबली दिखाई दी और मुझे उसको वर्क करना पड़ा, मुझे उस दुख से निकलना पड़ा, सारा कुछ सहना पड़ा। और finally they reach that very peaceful place, very nice, very fuzzy, very warm space in their life. they realize कि माफ़ करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भले ही कार्मिक की वजह से आई हो लाइफ में, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब है कि यू नीड टू एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ यू जिसको ऑक्यूपेशन में जाना है, जिसको प्रोफेशन में जाना है, जिसको रिसोर्स जनरेशन करना है और जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी है। अगर आप बड़े बड़े मास्टर्स को भी देखते हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई होती हैं जो कि आध्यात्मिक लेवल पे बहुत मिस्टिकल और डिवाइन होती हैं, और वो एक्सपीरियंस करने के बाद क्या ही करना है इस शरीर का, ऐसे थॉट्स भी आते होंगे, क्या ही करना है इस दुनिया का, इस लाइफ का। लेकिन फिर भी अगर वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो वो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वो सारे वो काम करते हैं। मैंने आजकल ऑनलाइन ये एक चीज़ देखी है कि लोग हीलर्स से बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्री में हीलिंग करें। ये बहुत ही डेंजरस होता है दोस्तों। जैसे कि डॉक्टर, पायलट, टीचर, ये सारे प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन एक तरह से हीलिंग का ही प्रोफेशन है, क्योंकि किसी ना किसी को आप काउंसल तो कर ही रहे हो। आप एक नॉर्मल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से भी अगर बात करते हो ना, तो वो भी आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ही प्रोवाइड करता है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की हीलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, दूसरों के काम भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, और सारे डीमंस अपने साथ अटैच करवा लेते हैं। या फिर जो अर्न करते हैं लोग, जो हीलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो अर्न करते हैं, लेकिन वो सारे पैसे अपनी पर्सनल लाइफ में खर्च कर देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। हमें रिसोर्स जनरेट करने होते हैं मिशन के लिए और अपनी फैमिली की अपकीपिंग के लिए। अगर हमारी फैमिली है पहले से ही, तब तो हमें उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आप लोगों को अपने आसपास और रिस्पॉन्सिबल बनाते जाओगे और इंडिपेंडेंट बनाते जाओगे, ताकि आपकी तो है छुट्टी हो जाए, फिर एक आप ही रहो, आपका अपना एकांतवास रहे। आप अपने में रहोगे तभी तो किसी और के लिए कुछ कर पाओगे। तो ये चीज़ आने लग जाती है, बट ये टाइम के साथ आती है। तो किसी को छोड़ो मत, और अगर कोई छोड़ दे आपको तो जाने दो, आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है कार्मिक के पास, मून की एनर्जी आती है, तो कार्मिक डिसीजन ले सकते हैं। कार्मिक भी रियलाइज़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन के साथ रहना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार उनकी वैसी प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई है, उनको कुछ पता ही नहीं होता। ये इनर वर्क, थोड़े बहुत कोट्स पढ़ लेने से, या थोड़ी बहुत भगवान की बातें पढ़ लेने से, या फिर हल्का फुल्का गीता के 1-2 लाइन सुन लिए कभी आते जाते। कहते हैं ना, जब किसी इंसान को कुछ मैनिफेस्ट करना होता है या अट्रैक्ट करना होता है, तो वो थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह देख लेते हैं। लेकिन कार्मिक्स की मेन प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, घर चलाना नहीं, किसी का ध्यान रखना नहीं। उनकी तो बस एक ही प्रॉब्लम है कि उनको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी खुद जनरेट नहीं कर सकते। तो उनको मैस्कुलिन और फेमिनिन डिवाइन काउंटर पार्ट्स में जो दिखता है ना, वो उनको चाहिए। अब वो उसे डायरेक्टली तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं,
तो किसके थ्रू प्राप्त करेंगे? उस इंसान के थ्रू जो हाई वाइब्रेशनल है और जो दिन भर उनके बारे में सोचेगा या सोचेगी, क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो ना, उसी की एनर्जी ग्रो करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण ने भी यही किया था? जो रामायण की कहानी है उसमें आपको क्या लगता है कि रावण ने सीता जी का किडनैप क्यों किया था? रावण ने जब सीता जी को किडनैप किया था, वो पहले से ही जानता था कि वो श्रापित है। उसको ये पता था कि वो सीता जी के साथ कभी कुछ नहीं कर पाएगा अनलेस वो सीता जी को कन्विंस कर ले। और दोनों केसेस में, चाहे वो कन्विंस कर पाए या ना कर पाए, सीता जी जब तक उसके पास रहेंगी, राम हमेशा नेगेटिव रहेंगे, दुखी रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, सैड रहेंगे। वो कभी भी उस जोन में आ ही नहीं पाएंगे, उस वाइब्रेशन में ग्रैटिट्यूड की या फिर प्रेजेंस की, हियर एंड नाउ में कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो मुझे क्या मारेंगे? मुझे कैसे मारेंगे? रावण को तो बहुत सालों पहले, राम के जन्म से पहले से ही पता था कि राम ही उनको मारेगा, क्योंकि उनको ये बात ब्रह्मा जी से पता चली थी। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि रावण ने सीता जी का हरण किया था, बट एक्चुअली में रावण ने राम की माँ कौशल्या का भी हरण किया था। क्यों? क्योंकि राम और सीता हैं डिवाइन लवर्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वो इतना प्यार करते हैं। और उन दोनों को भी ये कर्ज था सेपरेशन का, और उनको ये भी सीखना था कि एक दूसरे से बिना मिले, बिना साथ रहे, फिजिकल कैपेसिटी में भी हम प्यार एक दूसरे से कर सकते हैं और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब उनका डिवाइन यूनियन हो जाता है ना, तब उन्हें ये बात रियलाइज हो जाती कि हाँ, प्यार का मतलब यही है, जिसमें आप दूर हो या पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ही अपने तन, मन और धन से साथ हो, चाहे दुनिया को दिखे ना दिखे। टेंजिबल रियलिटी में कुछ लोगों को नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? राम तो हमेशा सीता के साथ ही हैं और सीता हमेशा राम के साथ ही हैं। इनफैक्ट सीता ही राम है और राम ही सीता है। वो एक दूसरे का परफेक्ट और क्रिस्टल क्लियर मिरर इमेज हैं, दोनों एक दूसरे के लिए। तो इतना खूबसूरत रिश्ता होता है एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का। कार्मिक क्या जाने इन बातों के बारे में, लेकिन क्या कार्मिक को हक नहीं है प्यार का? क्या कार्मिक को हक नहीं है डिवाइन वर्ल्ड में आने का, या असेंशन में आने का, या इनर वर्क में आने का? 100% हक है, पर इतना आसान नहीं है ना दोस्तों। इतना आसान नहीं है इस चीज़ को सीखना और समझना। जब कार्मिक मैस्कुलिन को या फेमिनिन को प्राप्त करने के बाद भी केवल शारीरिक रूप से उस इंसान को जब पाती है या पाता है, मन, उसका तन वहाँ पर है, बट उसका जो मन है वो वहाँ नहीं है, जो आत्मा है वो कहीं और किसी और के साथ है। तो इन चीज़ों से कार्मिक हर्ट होती है। और मैस्कुलिन जो एनर्जी में है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स कभी भी किसी के लिए कुछ खास ऐसा करते नहीं है। अगर वो करेंगे तो वो अपने मिशन के लिए करेंगे और अपने इनर वर्क के लिए करेंगे। यूजुअली डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल और साथ में बहुत जेन्युइनली ऑनेस्ट भी होते हैं। इसलिए जब वो कार्मिक को चूज़ करते हैं तो कई दफ़े वो फेमिनिन्स को बहुत हर्ट कर देते हैं वर्बली, या फिर कुछ और ऐसा करके दिखा देते हैं कि वो कार्मिक की बहुत ज़्यादा, डिवाइन काउंटर पार्ट की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। इस वजह से भी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है मैस्कुलिन और फेमिनिन, वो उनको छोड़ते हैं। जब वो डिटैच हो जाते हैं तो धक्का जब लगता है ना, सोल शॉक, क्योंकि जब तक कोई आपके साथ जुड़ा है ना तब को पता चलता है, जब नहीं जुड़ा होता तब भी पता चलता है। और यही बात कार्मिक को रियलाइज़ होती है कि कुछ टाइम बीत जाता है तो उसको पहले तो लगता है वाओ दिस इज़ द पर्सन फॉर मी, बट धीरे धीरे जब उसकी जो चुराई हुई वैम्पायरिश स्टाइल में चोरी करी हुई एनर्जी जब वापस सेंडर के पास चली गई, उसके गिफ्ट्स चले गए, उसकी एनर्जी चली गई, उसकी वाइवेशियसनेस चली गई, उसका एक्साइटमेंट लेवल चला गया, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कार्मिक के पास फिर कुछ भी नहीं बचता दोस्तों, एक चलता फिरता एक इंसान बस। वो भी उससे बहुत ही ऐसा फील होता है कि जब तक मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तब तक ये कुछ कहेगा नहीं या कहेगी नहीं। एक फ्रस्ट्रेशन रहती है हमेशा कार्मिक के अंदर। ये है कार्मिक का सच। बट हम लोग यिन यांग को फॉलो करते हैं, हम किसी को गलत नहीं बोलते, हम सारे एक्सपीरियंस को वैलिडेट करते हैं, ठीक है, हम सारे एक्सपीरियंसेस को एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, इनमें से कईयों का जो बचपन है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है, या कुछ सुपरनैचुरल हुआ, या कुछ सेक्सुअल हुआ अब्यूज़ के फॉर्मेट में, या कोई भी ऐसी चीज़ हुई होती है
तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस कलेक्टिव रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपके मन में आ रहा है और आपको इसके बारे में पूछना है, जानना है, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर मुझे आपका सवाल इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उसे किसी ना किसी चैनलिंग में या तो इंक्लूड कर दूंगी या फिर अलग से ही उसका एक वीडियो बनाऊंगी। क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए भी आप इस स्पेस को वॉच आउट करें, क्योंकि हो सकता है किसी और के सवाल के जवाब को देखते हुए आपको ही कोई ना कोई जवाब मिल जाए। दोस्तों ऐसे बहुत से हीलर्स हैं जो आपको ना कभी वन ऑन वन सेशन देंगे, ना कभी आपके साथ इतना समय बिताएंगे जितना मैं लोगों के साथ बिताती हूँ, और मेरी फीस से इन लोगों की फीस कहीं ज्यादा होती है। जिस तरह के रिकॉर्डेड सेशंस ये आपको बेचते हैं ना, ऐसे रिकॉर्डेड सेशन तो मेरे चैनल पे ना जाने कितने हैं जो फ्री में पड़े हुए हैं, 2-2, 3-3 हजार तक पड़े हुए हैं। ना तो ये कंटेंट बनाना आसान होता है, ना ही दोस्तों किसी की हीलिंग सच्चे दिल से करना आसान होता है, और साथ में अपने मिशन को करना भी बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन हाँ, हमारे साथ सोर्स हैं तो वो हमारे हर काम को आसान कर देते हैं। तो दोस्तों सोर्स को धन्यवाद करते रहिए पूरा दिन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।